मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट इन इंडिया। कौन सा पेपर होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, चाहे आप हमारे कोई सा भी टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर आप क्लिक करोगे, इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना आपको। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कोने में फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन। यहाँ पर क्लिक करना है और कोने में सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर आपको सर्च करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। इस पे क्लिक कर देना और बाकायदा मैंने पीडीएफ डाल रखी है, उसको पढ़ लेना। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जाओ और जाकर खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं भाई अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, हस्तक्षेपवादी राज्य लेजियर फेयर स्टेट की अवधारणा, विशेषताओं, आधुनिक समय की आलोचनात्मक आलोचना कीजिए। तो हस्तक्षेपवादी राज्य क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या होती है, विशेषताएं और आधुनिक समय में इसकी क्या आलोचना होती है, उसके बारे में आपको बताना है। अहस्तक्षेप राज्य की अवधारणा का उदय उदारवादी विचारधारा से हुआ। ये राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल देती है और मानती है कि समाज एवं अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित होनी चाहिए। मतलब अहस्तक्षेप नाम से पता चल रहा है कि आप कोई भी मामलों में, चाहे आपके सामने समाज हो चाहे अर्थव्यवस्था के मामलों में, सरकार का बिल्कुल भी दखल नहीं होना चाहिए। यूरोपीय और अमेरिका के आपके सामने जो अर्थव्यवस्था है उसमें यही चीज चलती है कि सरकार है ना, वो बिल्कुल भी यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या नहीं करती है, आपके सामने मतलब हस्तक्षेप नहीं करती है, कम करती है। मतलब करती तो सभी सरकारें लेकिन थोड़ा कम करती है, वो अपने आप चलती है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जहां पर तानाशाही होती है ना, वहां पर आपके सामने सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे किम जोन है, वो चाहेगा उसी हिसाब का समाज वहां बनेगा, वो चाहेगा वैसी अर्थव्यवस्था वहां पर चलेगी। समझ में आ गया? यूरोपीय देश है, भारत जैसे देश में आपके सामने समाज में लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने का खुद का हिस्सा भी होता है, कुछ सरकार भी तय करती है भारत जैसे देशों में। अहस्तक्षेप राज्य की क्या उदाहरण होती है? अहस्तक्षेप राज्य की परिभाषा है राज्य का हस्तक्षेप न करना। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य केवल, मतलब अहस्तक्षेपवादी और राज्य की अवधारणा यही कहती है कि कोई भी राज्य होता है उसमें आपके सामने जो सरकार होती है, क्या होती है? सरकार होती है, उसका क्या होता है? न्यूनतम, क्या होता है? न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? न्यूनतम हस्तक्षेप देखने को मिलता है। सरकार का बहुत कम आपके सामने क्या रहता है? सरकार बहुत कम दखल अंदाजी करती है जो राज्य के जो मामले होते हैं। किसके? जो राज्य के मामले होते हैं उसके अंदर सरकार बहुत कम दखल अंदाजी करती है, न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य केवल क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य केवल इतना है कि वो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करना। क्या करेगा? अपना जो राज्य है, क्या है? अपना जो राज्य है उसकी आंतरिक सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा करना या फिर बाहरी सुरक्षा करना। मतलब अंदर के अगर कोई दंगे हो गए, दंगे फसाद हो गए, इस प्रकार के चीजों से सुरक्षा करना, और बाहरी लोगों से आपके सामने सुरक्षा करना, ये सब आपके सामने काम होते हैं किसके? सरकार के। अगले वाला है न्याय एवं कानूनी व्यवस्था बनाकर रखना। जो सरकार में आपके सामने सभी लोगों को न्याय प्रदान करना, क्या काम है? जितने भी जो लोग होते हैं भाई, सभी लोगों को न्याय मिले, और आपके सामने जो कानून व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? जो सरकारी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको बनाए रखना भी किसका काम है भाई? आपके सामने जो आपकी राज्य की सरकार होती है उसका काम है। तो न्याय और कानूनी व्यवस्था लागू करना भी सरकार का काम होता है। ये किस सिद्धांत के तहत होता है? अहस्तक्षेपवादी जो आपके सामने जो नियम कायदे होते हैं उसके अनुसार होता है। संपत्ति की सरकार का रक्षा करना, जो सरकार के पास जितनी भी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना। जैसे सरकारी कोई इंस्टीट्यूट है, आईआईटी हो गई, एनआईटी हो गई, और कोई आपके सामने इंस्टीट्यूट है, उन सब की रक्षा करना ही अहस्तक्षेप राज्य का सिद्धांत होता है। तो बाहरी दंगे या फिर आंतरिक दंगे हो गए, कोई फसाद हो गया, लड़ाई झगड़े नहीं हो, या बाहर आपके सामने कोई आक्रमण नहीं करती, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। कानूनी व्यवस्था का बनाना और संपत्ति की रक्षा करना, यही तीन काम होते हैं हस्तक्षेप राज्य में। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक माना गया है, लेकिन
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप अनावश्यक माना गया। इस सिद्धांत के अनुसार यही कहा गया है कि राज्य है ना, जो सरकार होती है, वो आर्थिक पैसे के मामले में और समाज के मामले में बिल्कुल भी क्या नहीं करे, हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे। क्या नहीं करे, हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे। अगर वो करती है तो ये कैसा है, अनावश्यक है। ऐसा करना बिल्कुल भी आपके सामने सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, न्यूनतम राज्य का हस्तक्षेप होना, बिल्कुल भी राज्य वो हस्तक्षेप नहीं करे। सरकार है वो आपके सामने सिर्फ आंतरिक और बाहरी आक्रमण ना हो, इस चीज का ध्यान रखे। कानून व्यवस्था को बनाकर रखे और लोगों को समाज में सही से रहने का मौका दे। मुक्त बाजार व्यवस्था, सरकार नियंत्रित ना करे अर्थव्यवस्था को। सरकार कैसे नियंत्रित करती है, सरकार क्या कर देती है, पैसे का जो जैसे टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना हो गया आपके सामने, बाहर से कोई चीज आ रही है उस पर टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, है ना। अंदर कोई चीजें बढ़ रही हैं तो लोनों की ब्याज दर को घटा दिया, बढ़ा दिया। इस प्रकार से चीजें की जाती है। इससे क्या होता है, आपके सामने जो बाजार है वो डिसरप्ट होता है। समझ में आ गया। जैसे भाई उदाहरण देके बताऊं, अमेरिका भारत की चीजों पर क्या लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो पहले जो वहां के बाजार में 100 रुपए की जो चीज मिलती थी, भारतीय चावल 100 रुपए का मिलता था, अब वो बढ़कर 120 रुपए का हो गया। वही आपके सामने अमेरिका में वही चावल आपके सामने अमेरिका खुद उत्पादित करता अपना चावल, या चाइना से मंगवा रहा, वो 110 रुपए का आ रहा था। तो पहले भारतीय लोगों का आपके सामने क्या कर रहे थे, लोग चावल खरीद रहे थे। लेकिन अब चाइना का चावल 110 में मिल रहा है और भारत वाला 120 में मिल रहा है, तो लोग कौन सा खरीद लेंगे, चाइना वाला खरीद लेंगे। तो यहां पर हो गई नहीं दिक्कत, इंडिया पर 20 रुपए जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए इससे। तो यही होता है, मुक्त बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को आपके सामने सरकार है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए टैरिफ वगैरह लगाने पर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, हर व्यक्ति है उसको अपना फैसला लेने का हक होना चाहिए। इस प्रकार की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इस चीज पर जोर देना चाहिए। किस चीज पर, हर व्यक्ति को अपना फैसला लेने का जो हक होता है, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है, इस चीज पर बल देना चाहिए सरकारी व्यवस्थाओं को। निजी संपत्ति की सुरक्षा, लोगों की जो आपके सामने निजी संपत्ति होती है, भाई हमारी आप सरकार का यही दायित्व नहीं है कि सरकारी इंस्टीट्यूट का ही रक्षा करे, बल्कि आम व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व भी किसका है, सरकार का है। इसके लिए क्या है, पुलिस वगैरह आपके सामने बनाई जाती हैं, जिनका काम यही होता है आपके सामने जो सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं उनको, उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को सही से लागू करना। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का लागू करना, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी आपके सामने मार्केट में सारे के सारे मार्केट को चलाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में 3 से 4 कंपनियां होनी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था वो सही चले। सीमित शासन कार्य, सरकार के द्वारा आपके सामने जो शासन है वो सीमित होना चाहिए, मतलब अपने काम से काम मतलब रखे, ज्यादा आपके सामने उलटफेर ना करे। आधुनिक समय में क्या आलोचना होती है, सामाजिक असमानता में वृद्धि। अगर सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी तो अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई एक बात बताओ, अब अमीर व्यक्ति उसके पास तो पैसा है, वो तो क्या करेगा, नए नए व्यापार खोलेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा। अब गरीब व्यक्ति है उसके पास वो आपके सामने सुविधा है नहीं, तो इस तरीके से अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई फैलेगी। क्यों, क्योंकि सरकार टैक्स लगा नहीं सकती किसी चीज पर। समझ में आ गया। अब जैसे हमसे इनकम टैक्स वसूला जाता है, उसका फायदा क्या, सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती है जिससे क्या समाज का जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको भी क्या आपके सामने आगे बढ़ने का मौका मिल सके। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, गरीबी इस अगर सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी तो गरीबी और जो बेरोजगारी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि काफी बार बेरोजगार भत्ता, है ना, अलग अलग प्रकार की सरकारी योजनाओं को चलाना जरूरी होता है ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। शोषण की संभावना, क्योंकि लोग आपके सामने किसी से नहीं डरते हैं भाई, सरकारी व्यवस्था से जरूर डरते हैं, तो शोषण भी होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। सामाजिक न्याय की उपेक्षा, जो सामाजिक न्याय, समाज का जो हर वर्ग होता है उसको न्याय मिले, इस प्रकार की जो आपके सामने सोच होती है उसकी क्या हो जाएगी, उपेक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी उपेक्षा हो सकती है। सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा सभी लोगों को। आर्थिक संकट की पुनरावृत्ति, जो आर्थिक संकट है, जो लोगों में जो आपके सामने पैसे धन दौलत से संबंधित जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। राज्य की सामाजिक जिम्मेदारियों के देखिए, जो राज्य होता है उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है उनकी अनदेखी की जाती है। मतलब लोग क्या करेंगे, लोगों के समाज के अंदर जो गरीब तबका है उसकी देखरेख नहीं की जाएगी।
आधुनिक युग में केवल हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा व्यवहारिक नहीं मानी जाती है, क्योंकि आज के राज्य में कल्याणकारी व विकासात्मक भूमिका की अपेक्षा की जाती है। आधुनिक युग में अगर आप हस्तक्षेप राज्य की बात करते हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। अव्यवहार कैसे है आपके सामने, व्यवहारवादी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल्याणकारी एवं विकासात्मक समाज की जरूरत हर। चलिए भाई बच्चों, अपन अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यवस्था पालिका की भूमिका एवं आधुनिक समय में इसके पतन के कारणों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या बताना है, व्यवस्था पालिका क्या होती है, उसकी क्या भूमिका होती है और आधुनिक समय में इसके पतन के क्या क्या कारण है, उसके बारे में आपको आलोचनात्मक समीक्षा करनी है, उसके मूल्यांकन करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन देखते हैं। पहली बात तो व्यवस्था पालिका को आपको जानना जरूरी है। व्यवस्था पालिका क्या होती है, जो पार्लियामेंट होता है ना अपना, जो आपका संसद होती है, वो कोई भी देश की व्यवस्था पालिका के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सारे देश की व्यवस्था देखने का काम वहां पे बैठे हुए अलग अलग प्रकार के जो सांसद होते हैं उनके हिस्से में होता है। वहीं पर मंत्री परिषद बैठी रहती है जो सारी जनता के हक के फैसले लेने का काम करती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, व्यवस्था पालिका के नाम से जाना जाता है। हमारी लोकतंत्र के अंदर जितनी भी जो शासन की प्रणाली है उसका सर्वोच्च अंग किसको माना जाता है, व्यवस्था पालिका को। किसको माना जाता है, व्यवस्था पालिका को। आपके सामने क्या माना जाता है, हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसमें शासन करने वाले जो अलग अलग प्रकार के जितने भी हिस्से हैं उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपके सामने व्यवस्था पालिका के नाम से उसको जाना जाता है। इसका काम है कानून निर्माण करना, अलग अलग प्रकार के जो कानून नियम कायदे होते हैं उनका निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। कार्यपालिका मतलब जो आपके सामने जितने भी जो सरकार से संबंधित सरकारी विभाग होते हैं उसमें काम करने वाले कर्मचारी होते हैं या फिर जो विभाग हैं उन सबको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, व्यवस्था पालिका का होता है। और जनता के हितों का संरक्षण भी करती है। और क्या करती है, जो जनता होती है उसके हक के फैसले लेने का भी काम कहां पर किया जाता है, संसद में। क्यों? संसद ही क्या करती है, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो कानून वगैरह का निर्माण करती है। परंतु आधुनिक समय में इसकी भूमिका में ह्रास देखने को मिला है, लेकिन बदलते हुए समय के साथ क्या इसकी भूमिका में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कैसे? व्यवस्था पालिका की क्या भूमिका है, पहली भूमिका है कानून का निर्माण करना। व्यवस्था पालिका का प्रमुख काम है कानून का निर्माण करना। व्यवस्था पालिका क्या करती है, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो कानून होते हैं उनको बनाने का काम करती है। क्या काम करती है, अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं उनको निर्माण करने का काम करती है। संसद के अंदर ही कोई भी नया कानून बनेगा वो कहां पर बनता है, संसद में बनता है। संशोधित करना, जो पुराने कानून है जिनमें अब कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो भी कहां पर किए जाते हैं, भाई संसद में ही किए जाते हैं। कहां पर किए जाते हैं, जो नए कानून होते हैं जिनमें बदलाव की जरूरत होती है उनको संशोधित करने का काम भी कहां पर होता है, संसद में ही होता है। निरस्त करना, पुराने कानून होते हैं उनको आपके सामने क्या किया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है। तो यही आपके सामने अलग अलग प्रकार के कानून बनाना हो गया, चाहे संशोधित करना होगा चाहे निरस्त करना होगा, सबके सब काम कहां पर किए जाते हैं, व्यवस्था पालिका में ही किए जाते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव समितियां आदि के माध्यम से सरकार को उत्तरदायित्व बनाना। क्या करना, अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। समझ में आ गया, प्रस्ताव क्या होता है भाई, आपके सामने अगर विपक्ष भी कोई भी मुद्दे पर आपके सामने क्या करना चाहता है, पक्ष या विपक्ष कोई भी मंत्री है या फिर आपके सामने कोई भी आपके सामने सांसद है, वो क्या करना चाहता है, अगर कोई भी मुद्दे पर बोलना चाहता है, अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता है, कोई भी संबंधित मंत्री से अगर कोई बात कहना चाहता है तो वो प्रस्ताव ला सकता है। समझ में आ गया। अविश्वास प्रस्ताव, जब विपक्ष है वो सरकार के किए गए कार्यों से अगर विश्वास, उसको आपके सामने विश्वास नहीं है या जनता आपके सामने जो पक्ष की सरकार है उसके विरोध में है या फिर आपके सामने सरकार अल्पमत में है, मतलब जिनको उनको बहुमत में होने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग नहीं है उनके पास, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं जिनके माध्यम से सरकार को क्या किया जाता है, उत्तरदायित्व बनाया दिया जाता है। क्या किया जाता है, उनको उत्तरदायी बनाने का काम किया जाता है कि वो आपके प्रति उत्तरदायी रहे। बजट और वित्तीय नियंत्रण, राज्य की आय व्यय को स्वीकृति देना। क्या करना, सरकार कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास और वो कहां कहां पर खर्च करेगी, इसके बारे में क्या की जाती है, बजट लाया जाता है। क्या किया जाता है, बजट लाया जाता है और बजट को सही से लागू करना, उसकी देखरेख करना, सब काम किसका है, सरकार का काम होता है। व्यवस्था पालिका में बैठे हुए मंत्रियों का काम होता है। प्रतिनिधित्व का कार्य,
जनता की समस्या व मांगों को संसद में उठाना, मतलब जो जनता है उसकी जो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं और उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो मांगे रखी जाती हैं उनको कहां पर आपके सामने उठाना होता है। कौन उठाता है? जो अलग अलग प्रकार के जो जनप्रतिनिधि होते हैं आपके सामने, उन वो क्या करते हैं भाई, अपने क्षेत्र में, जैसे आपका कोई क्षेत्र है वहां में अगर पानी की समस्या चल रही है तो वहां का आपका जो सांसद है वो वहां पर क्या करेगा, उसको उठाने का काम करेगा। रेलवे को अगर कोई रेलवे की लाइन डालनी है तो उसके लिए वो सवाल पूछ सकता है। अगर टोल टैक्स ज्यादा लग रहा है उससे संबंधित सवाल पूछ सकता है, या कोई नेशनल हाईवे लाना है तो उसके लिए सवाल पूछ सकता है। तो इस प्रकार के आपके सामने कोई सांसदों की जो समस्याएं होती है और उनके जो मांग होते हैं उनको संसद में कौन उठा सकता है? आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं वो। संविधान संशोधन करना, संविधान में संशोधन के समय के अनुरूप परिवर्तन करना, मतलब जैसे समय समय में बदलाव आ रहा है उसी के अनुरूप आपके सामने संविधान में बदलाव की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? कोई भी चीज भाई पुरानी हो जाती है तो उसमें समय के साथ बदलाव करना जरूरी होता है। भाई 1947 में तो कोई इंटरनेट से संबंधित अपराध नहीं होता था ना, लेकिन आज के समय हो रहे हैं। तो इसीलिए आपके सामने नए नए कानूनों को समय के साथ बदलाव करना जरूरी है। पहले के क्राइम अलग होते थे, आज के क्राइम अलग होते हैं, है ना। पहले के लोगों की सोच अलग थी, आज के समय के लोगों की सोच अलग है। तो समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसी के साथ जो संसद होती है या फिर आपके सामने जो अपना लोकतांत्रिक परंपराएं होती हैं उसमें बदलाव देखना जरूरी होता है। आधुनिक समय में व्यवस्था पालिका के पतन के कारण, मतलब आज के समय जो व्यवस्था पालिका उसमें पतन के क्या क्या कारण है। पहला है कार्यपालिका का प्रभुत्व है, सरकारों द्वारा अध्यादेश व विधायकों का प्रभुत्व होना, मतलब कार्यपालिका जो सरकारी कामकाज करने वाले अधिकारी है ना, उनका बहुत ज्यादा योगदान हो गया है सरकारी कामों में। क्यों? क्योंकि सरकार तो नियम बनाती है लेकिन उनको धरातल पे लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका के लोगों का। तो उनका बहुत बड़ा दखल अंदाजी देखने को मिलती है। दलगत की राजनीति, दलीय अनुशासन के कारण स्वतंत्र विचारधारा का अपराध। अगर पक्ष में कोई सरकार है, पक्ष का कोई मंत्री है, चाहे पक्ष में सरकार ने, अगर मान ली कोई सरकार है ना वो रूल कर रही है, राज कर रही है, अगर वो कोई गलत भी काम कर रही है ना तो उसका मंत्री हो गया, उसका विधायक हो गया, कभी भी उसका विरोध नहीं करेगा चाहे कितना भी गलत काम हो। समझ में आ गया? तो यही है, दलीय अनुशासन के कारण कोई भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा का कोई सम्मान नहीं होता है, वो अपने व्यक्तिगत विचारधारा के अनुरूप अपने कभी भी बातें नहीं रख सकता है। समय की कमी, कार्यभार अधिक होने के कारण गहन विचार विमर्श का समय नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा कार्यभार रहता है सरकार के ऊपर, सरकारी कामकाज पर, इसीलिए गहन विचारधारा मतलब लंबे समय तक आप कोई भी मुद्दे पर अपने विचार विमर्श करने का समय नहीं होता है, ये काम संभव भी नहीं हो पाता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, संसद की गरिमा व अविश्वसनीयता में कमी, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है जो संसद है उसकी जो संसदीय परंपराएं है, क्या है, जो संसदीय परंपराएं हैं उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। क्या हुई है? जो अलग अलग प्रकार की जो संसदीय परंपराएं हैं उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है और विश्वसनीयता भी कम हुई है। क्या कम हुई है? जो विश्वसनीयता भी है वो कम हुई है। लोग है संसद के प्रति कम विश्वास रखने लगे हैं। लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर बैठकर लोग अधिकतर क्या करते हैं भाई, आपके सामने हो हल्ला ज्यादा होता है, काम कम होता है। संसदीय आचरण में गिरावट, हंगामा, बहिष्कार व नारेबाजी करना। आजकल संसदीय परंपराओं में अधिकतर आपके सामने हंगामा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने विचारों के अनुकूल ही बातें सुनना चाहते हैं सब। चाहे आप अगर कोई भी रूलिंग पार्टी है तो वो आपके सामने कोई विरोधी विपक्ष की बात नहीं सुनेगा और विपक्ष सरकार के काम का साथ नहीं देना चाहता। तो इसीलिए क्या होता है, आपके सामने सही से काम कहीं पर नहीं हो पाता है। अगले वाला पॉइंट है आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्या होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन? यद्यपि व्यवस्था पालिका की भूमिका में हाथ देखा जा रहा है फिर भी लोकतंत्र के आधारशिला बनी हुई है। समय के साथ जो संसदीय प्रणालियां हैं उसमें कमियां तो देखने को मिली हैं, लेकिन आज भी लोकतंत्र की आपके सामने सबसे मजबूत आधारशिला के रूप में किसको देखा जाता है? आपके सामने जो ये संसद होती है इसको देखा जाता है या व्यवस्था पालिका को देखा जाता है। सुधारों द्वारा इसे और प्रभावी व उत्तरदायित्व भी बनाया जा सकता है। समय के साथ इसमें अपन कुछ सुधार कर सकते हैं जिससे ये क्या होगा, और ज्यादा प्रभावी हो सकती है। क्या हो सकती है? और ज्यादा प्रभावी एवं उत्तरदायित्व हो सकती है। समझ में आ गया? समय के साथ इसमें कुछ सुधार करके, कुछ बदलाव करके इसको और ज्यादा आपके सामने क्या महत्वपूर्ण और उत्तरदायी और आपके सामने प्रभावी अपन बना सकते हैं।
निष्कर्ष की बात करें, व्यवस्था पालिका को सशक्त बनाने के लिए संसद में अनेक प्रकार के सुधारों की जरूरत होती है। नैतिकता व अनुशासन व जवाबदेही की जरूरत होती है। क्या हो गई? व्यवस्था पालिका को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हो तो उसमें संसदीय सुधार करना जरूरी है। जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें सुधार करना जरूरी है, उसकी नैतिकता में सुधार करना जरूरी है, और अनुशासन व जवाबदेही भी आपको तय करनी जरूरी होती है। चलिए भाई, आपके सामने यूनिट फर्स्ट सेकंड के प्रश्न पढ़ाए अपन है। यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणाएं एवं प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या बताना है? लोकतांत्रिक प्रशासन की क्या अवधारणाएं होती हैं और उसके पीछे क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या है प्रश्न? लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। लोकतंत्र का प्रशासन केवल शासन का साधन ही नहीं है, बल्कि जनसेवा, जन भागीदारिता, उत्तरदायित्व का भी साधन होता है। मतलब लोकतंत्र में जो प्रशासन होता है उसका काम केवल शासन को साधना ही नहीं है। क्या काम नहीं है? केवल लोकतंत्र को सिर्फ साधना ही इसका प्रमुख काम नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना, जन भागीदारी तय करना और उत्तरदायित्व का भी माध्यम है। कि मतलब जो जनता है उसकी सेवा करना भी इसका काम है। जनता की जो भागीदारी होती है, जनता है वो अपना काम है जन भागीदारी दिखाए, मतलब जनता वो सरकार के कामों में भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे, उनको बताए कि किस प्रकार से आपके सामने अपन इन चीजों को सही कर सकते हैं, समाज में समस्या है, इन सब चीजों को बताने का काम किसका होता है? एक बात बताओ, सर आपके सामने थारा जनप्रतिनिधि बात नहीं पूछा रहे, थारा गांव में क्या समस्या है कि तो थारा सरपंच ने बेरो ने पटवारी ग्राम से काम करे, उन्हें भी तो बेरो है ना। तो यही आपके सामने जन सेवा करना, जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई है उनको धरातल पे लागू करना, लोगों की बातों को सुनना, ये सब काम किसका है? शासन का। लोकतांत्रिक शासन का उद्देश्य जनहित की रक्षा व जन कल्याण को बढ़ावा देना प्रमुख होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन का काम क्या है? जनता के हितों की रक्षा करना। क्या करना? जनता के जो हित होते हैं उनकी रक्षा करना एवं जन कल्याण को बढ़ावा देना प्रमुख कार्य है। लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा। लोकतांत्रिक प्रशासन से आशय है कि उस प्रशासन व्यवस्था से जो लोकतांत्रिक मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व सहभागिता पर आधारित प्रशासनिक कार्य संपन्न करते हैं। मतलब लोकतांत्रिक शासन से हमें यही आशय, यही अर्थ है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, कैसी व्यवस्था? जो प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य, जो हमारे लोकतंत्र के जो आपके सामने सिद्धांत होते हैं, कानून, नियम, कायदे, उनकी बात, सभी लोगों को समानता का हक मिले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग समानता का जीवन जी सके, सभी लोगों को न्याय मिल सके। क्या मिल सके? सभी लोगों को न्याय मिल सके और सभी लोग मिलजुल कर सहभागिता के साथ रह सके। कैसे रह सके? सहभागिता के साथ रह सके, सभी लोग मिलजुल कर रह सके। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। इस पर आधारित जो प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं उसी को लोकतांत्रिक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शी व संवेदनशील होता है। इसमें क्या होता है? जो प्रशासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जनता है उसके लिए काम करने का काम किसका होता है? जो सरकारी विभाग के जितने भी लोग होते हैं उनका। अच्छे से काम करे, भ्रष्टाचार ना करे, पारदर्शिता के साथ काम करे, कोई भेदभाव नहीं करे, और संवेदनशील, जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो आपके सामने जो कमियां होती हैं उनको समझे और उनको समाधान करने का भी प्रयास करें। लोकतांत्रिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। जो लोकतांत्रिक प्रशासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? पहला होता है जन भागीदारी। नागरिकों की निर्णय निर्माण में सहभागीदारिता सुनिश्चित करना। जो नागरिक होते हैं, जो जनता होती है, सरकार की जो जनता होती है, उसके जो निर्णय लेने की जो सहभागिता होती है, समझ में आएगा किस प्रकार से जनता को आपके सामने निर्णय लेने चाहिए, उसकी जन भागीदारी तय करने का काम किसका होता है? सरकारी जो आपके सामने जो विभाग होते हैं उनका। समझ में आ गया? क्योंकि जो आप भाई थार गांव को ग्राम सेवक पटवारी है, उनसे समस्या बताओ, वो तहसीलदार ने बताओ, वो कलेक्टर ने बताओ, इस प्रकार से ऊपर के ऊपर वो बातें पहुंचती हैं और कहीं ना कहीं आपके सामने जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। उत्तरदायित्व। प्रशासन जनता व संसद के प्रति जवाबदेही होता है। प्रशासन का काम क्या है? एक तो संसद के द्वारा जो बनाए गए काम है ना उनको धरातल पे लागू करना, वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी समीक्षा संसद करती है, तो आपके सामने वो संसद के प्रति भी जवाबदेही है। दूसरा, धरातल पे काम होता है इनके द्वारा तो वो जनता से भी जुड़े रहते हैं, इसीलिए सही से काम करना भी इनकी उत्तरदायित्व है। वो कौन तय करती है? जनता तय करती है। तो यही है, जनता और संसद के प्रति इनकी जवाबदेही होती है, वो भी आपके सामने जरूरी पहलू है। पारदर्शिता। नीतियों के निर्माण में खुलापन व स्पष्टता होनी जरूरी है।
जो अलग अलग प्रकार की जो नीतियां बनाई जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उनमें खुलापन होनी चाहिए, विचारधारा स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो अलग अलग प्रकार की जो विचारधाराएं हैं वो आपके सामने स्पष्ट रूप से उनका दिखना, समझना जरूरी होता है। खुलापन उनकी विचारधाराओं में होना जरूरी होता है। कानून का शासन, सभी कार्य संवैधानिक व कानूनी मर्यादाओं के अंतर्गत होने चाहिए। मतलब जितने भी जो कार्य हो रहे हैं वो संवैधानिक रूप से, जो संविधान के द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार के नियम कायदे होते हैं उनके अनुसार, और कानूनी मर्यादा, कानून की जो मर्यादाएं होती हैं उसके हिसाब से होने जरूरी है। मतलब कानून का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए? कानून का शासन होना जरूरी होता है, संविधान एवं कानूनी मर्यादाओं का ध्यान में रखकर। किसको ध्यान में रखकर? संविधान एवं कानूनी मर्यादाएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर फैसले लेने जरूरी होते हैं। अगले वाला पॉइंट है समानता व सामाजिक न्याय। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना व वंचित वर्गों का संरक्षण देना। क्या काम होता है? सब जितने भी जो नागरिक पाए जाते हैं भारत के अंदर, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। कैसा व्यवहार किया जाए? सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। समान मतलब सभी के लोगों के साथ इक्वल बिहेव करो। चाहे आपके घर वाले हैं तो उनके साथ अगर कोई कमी है, अगर उन्होंने कोई गलती किया तो उनको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जितने दूसरे लोगों को दे रहे हो। अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है किसी योजना का तो उनको भी उतना ही मिलना चाहिए जितना दूसरों को मिल रहा है। समझ में आ गया? और जो लोग गरीब तबका है, जिसको सबसे ज्यादा सरकारी व्यवस्था की जरूरत होती है, उन सभी लोगों को भी क्या है? संरक्षण देने का काम भी किसका होता है? आपके सामने जो ये प्रशासन के अधिकारी होते हैं इनका होता है। विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन व संस्थाओं को अधिक अधिकार, मतलब जितनी भी जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनको अधिक से अधिक अधिकार देना। क्या करना? अधिक से अधिक उन लोगों को अधिकार देना। स्थानीय संस्थाएं वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उनके पास अधिकार होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, इसके बारे में भी ध्यान रखना। नैतिकता एवं मूल्य आधारित प्रशासन होना। प्रशासनिक आचरण में ईमानदारी व निष्पक्षता होनी जरूरी है। मतलब जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो ईमानदारी से कार्य हो। कैसे कार्य करे भाई? प्रशासन अगर कोई काम कर रहा है तो ईमानदारी के साथ काम करे और निष्पक्षता के साथ काम करे। कैसे काम करे भाई? निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ आपके सामने जो सरकारी व्यवस्था है वो काम करे। अगर ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ काम करेगी तभी आगे बढ़ पाती है। निष्कर्ष की बात करें, लोकतंत्र प्रशासन में, लोकतांत्रिक प्रशासन लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब लोकतंत्र में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वही इस लोकतंत्र को जिंदा बनाने की काम करती हैं, लोकतंत्र की आत्मा कहलाती हैं। जो प्रशासन को जनोमुखी व कल्याणकारी बनाता है। और क्या काम होता है? लोकतांत्रिक प्रशासन क्या करता है? आपके सामने प्रशासन है वो लोकतंत्र को जनोमुखी, जनता के अनुरूप काम करने वाला और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे लागू करने वाला बनाता है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के गठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या पढ़ेंगे? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कैसे हुआ, अलग अलग प्रकार की शक्तियां क्या होती है उनके पास, और उनका कार्य क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? भारत का निर्वाचन आयोग का गठन कैसे हुआ, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और उनके कार्यों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन की सफलता स्वतंत्र, निष्पक्ष व प्रशासनिक पारदर्शी चुनावी प्रणाली पर निर्भर करती है। भाई अगर आपको एक बात बताओ, भारत में अगर लोकतंत्र सही से कब लागू होगा? जब यहाँ की लोकतंत्र कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। किसी भी प्रकार से उस पर क्या होगा? आपके सामने कोई विरोध, उसका निष्पक्ष चुनाव होंगे। आप जिस जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हो, अगर वो जनप्रतिनिधि सही से नहीं चुनकर आ रहा है, क्या सही से चुनाव प्रणाली काम करेगी? नहीं काम कर पाएगी। तो यही है, स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनावी प्रणाली होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग, किसकी? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है, जो एक प्रकार की क्या है? संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है आपके सामने, जहां पर संविधान से जुड़े हुए लोग बैठते हैं, जो देश में चुनाव के संचालन व नियंत्रण पे कार्य करती है। जो क्या काम करती है? जो चुनाव होते हैं, सरकारी परंपरा के द्वारा जो चुनाव कराए जाते हैं उनका संचालन करने का काम करती है। क्या काम करती है? उनको चलाने का काम करती है। चुनाव होते हैं उसके पीछे, और उनको नियंत्रित भी करती है। क्या सही से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों का काम किसका होता है? चुनावी, जो आपके सामने चुनाव आयोग है उसका यही काम होता है कि सरकार में जो काम हो रहे हैं, सरकार के अंदर जो लोग चुनकर आ रहे हैं,
क्या वो सही से चुनकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनको तय करने का काम किसका होता है? चुनाव आयोग का। वो कैसे करता है? अपने प्रशासन के द्वारा सही से ईवीएम को लगाए, सही से चुनाव के अंदर जनगणना, जो जनगणना भी भाई, जनगणना के अंदर जो वोटर लिस्ट बनती है ना, वोटर लिस्ट सही से बने आपके सामने, है ना। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो सही से हो, है ना। हर साल में एक बार ऑडिट की जाती है, जो वोटर लिस्ट होती है उसको सही से काउंटिंग हो, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो उसको रोका जा सके, चुनाव में कोई इसी प्रकार की धांधली नहीं हो। ये सब जिम्मेदारी तय करना, जवाबदेही किसकी है? आपके सामने चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग का गठन, तो चुनाव आयोग का गठन कब होता है? भारतीय अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई। कब की गई जो चुनाव आयोग की स्थापना? चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। संरचना की बात करें, मुख्य चुनाव आयोग कौन है इसका? भाई आपके सामने चीफ, इसके ना जो चुनाव आयोग है उसकी आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को निर्वाचन होता है। एक संवैधानिक पद है, समझ में आ गया। इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और उसका सहयोग करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और होते हैं, समझ में आ गया। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये तीनों मिलकर बहु सदस्य आयोग बनाते हैं। ये क्या करते हैं? आपके सामने इसको आपके सामने मल्टी मेंबर बॉडी बनती है ये, जिसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं, जो चुनाव आयोग की जो संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय पद है, इसको देखने का काम करते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति आपके सामने वो इनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इनकी क्या करता है? आपके सामने इनको चुन के इनको पद देने का काम करता है। इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब क्या, तो अगर 6 साल की आयु वर्ग पूरा हो गया तो वो पहले हो जाएगा, या फिर 65 वर्ष की आयु। तो उदाहरण के लिए बताऊं, अगर कोई व्यक्ति है 58 साल की उम्र आयु में अगर चुनाव आयोग में लग गया, तो 6 साल को अगर उसकी कंप्लीट हो गई चुनाव, तो वो 64 साल का ही हुआ, तो उसको रिटायरमेंट हो जाएगा कि उसने 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया पद से। या फिर 63 साल की उम्र में अगर वो चुनाव आयोग में चुनता है तो 2 साल का काम करेगा, 65 वर्ष की आयु होते ही वो रिटायर हो जाएगा। तो ऐसे आपके सामने काम होता है, क्या तो 6 वर्ष पूरा कार्यकाल करे या 65 वर्ष की उसकी आयु पूरी हो जाए, कोई दोनों में से एक काम पूरा हो जाए, वो उसी के अनुसार उसकी। चुनाव आयोग की क्या क्या शक्तियां होती हैं? चुनाव कार्यक्रमों को घोषित करना, मतलब कौन सा चुनाव कहां पर होगा, कब होगा, उसके कार्यक्रमों को घोषित करना, उनकी शक्तियां। आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचार संहिता होती है, जिसके अंतर्गत कोई भी आपके सामने सरकार फ्रीबीज को नहीं बांट सकती, सरकारी कामकाज नहीं हो सकता, इस प्रकार की चुनावी आचार संहिता को लागू करना। मतदान सूची तैयार करना, अलग अलग प्रकार की जो मतदान सूचियां होती हैं उनको तैयार करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि कौन सी नेशनल पार्टी बनेगी, कौन रीजनल पार्टी बनेगी, इस प्रकार के जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता देना। और चुनाव स्थगित करना, क्या करना? चुनाव स्थगित करना या रद्द करने की शक्ति। कोई भी चुनाव होते हैं उनको रद्द कर दिया जाए या स्थगित करने की शक्ति। और चुनाव के विवाद होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो चुनावी विवाद होते हैं उस पर निर्णय देने की शक्ति भी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य यही होते हैं आपके सामने: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना। तो अब आप कहोगे सर हमारे जो यहाँ पे सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, वो कौन करवाता है? वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। समझ में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने चुनाव होते हैं वो करवाता आपके सामने अपना जो निर्वाचन आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के जो पंचायत स्तर के, नगर पालिका स्तर के चुनाव करवाता है। मतदाता सूची का निर्माण एवं संशोधन करना, साल में एक बार मतदाता सूची को संशोधित किया जाता है। जो लोगों के आपके सामने भाई अब इस मतदाता सूची में नहीं रहे उनको हटा दिया जाता है। जो जिनकी 18 साल से ज्यादा आयु हो गई है, जो मतदान कर सकते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, जो किस पार्टी को आपके सामने कौन सा चिन्ह देना है उसका आवंटन किया जाता है। चुनावी खर्च पर नियंत्रण करना, चुनाव हो रहे हैं तो एक फिक्स खर्चा रहता है कि एक व्यक्ति इतना ही खर्चा करना चाहिए, उससे ज्यादा खर्चा करेगा तो उस पर आपके सामने कार्रवाई हो सकती है। कोई गलत तरीके से पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है तो इस तरीके से जो चुनावी खर्चा होता है उसके ऊपर नियंत्रण करना। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, क्या करना? एक निष्पक्ष चुनाव हो ये जरूरी देखा जाता है।
मतदान व मतगणना, कहाँ पर मतदान होगा, बूथ बनाना और मतगणना के आपके सामने व्यवस्था करना, सब काम चुनाव आयोग के ही होते हैं। महत्व, लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखना। इसका क्या महत्व है? जो लोकतांत्रिक की जो परंपराएं होती हैं उस पर सभी लोगों का विश्वास रहे, ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। आजकल निर्वाचन आयोग पे बहुत से आपके सामने संदेह उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो जनता है वो संदेह तभी उठाती है जब कार्य प्रणाली में उस पर कोई ना कोई कमी रह गई हो। निष्पक्ष चुनाव करवाना, कोई भी जनता में कोई भी प्रतिनिधि चुन के आ रहा है तो जनता जिसका चुनाव करती है वही चुनकर आए तभी बन पाए। राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना, क्या करना? राजनीति को स्थिरता प्रदान करना इसका काम है। भारत में निर्वाचन आयोग एक रक्षक स्तंभ है। कैसे काम करता है? सेफ्टी वॉल की तरह काम करता है, जो चुनाव प्रक्रिया में पवित्रता और पारदर्शिता, निष्पक्षता लाने का काम करता है।